हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका संस्कृत पेपर। और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जिस भी ग्रुप में हैं आप सब जल्दी से शेयर कर दीजिए। और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। प्रयत्न फ्रेंड्स पूछे तो आप सिंपल कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वर्णों के उच्चारण में वक्ता द्वारा या फिर आप द्वारा या फिर हम द्वारा जो भी चेष्टा या फिर प्रयास किया जाता है या फिर करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है अभ्यांतर प्रयत्न, ठीक है, और सेकेंड होता है आपका बाह्य प्रयत्न। अब देखिए अभ्यांतर जो है प्रयत्न, इसके भी 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका स्पृष्ट होता है, सेकंड आपका ईसत होता है और थर्ड जो आपका होता है वो होता है विपरीत। हालांकि देख सकते हैं स्वरों के उच्चारण में विपरीत प्रयत्न होता है। विपरीत प्रयत्न यानी कि इसके उच्चारण में क्या होता है, मुंह खोलना। विपरीत मतलब होता है मुंह खोलना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके सभी स्वर आ जाते हैं, साथ ही साथ री भी आ जाता है, ठीक है। स्वरों के साथ साथ री भी विपरीत प्रयत्न द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद से सेकंड है स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण होते हैं। फिर स्पृष्ट प्रयत्न जो कि अभ्यांतर प्रयत्न का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका ईसत है, थर्ड पार्ट आपका विपरीत है। तो देखिए स्पृष्ट प्रयत्न क्या होता है, तो सिंपली कह सकते हैं जिसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत वर्णों के 5 वर्ग आ जाते हैं। वर्णों के 5 यानी कि स्पर्श व्यंजन जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, वो 5 वर्ग आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। और ये आपका यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं क से म तक, ठीक है, ये आपके स्पृष्ट व्यंजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे भी पूछा गया है ऊ और य के उच्चारण में क्या समानता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है और तथा प्रयत्न विपरीत से होता है, जबकि य का उच्चारण स्थान ओनली तालु और प्रयत्न ईसत से होता है। प्रयत्न ईसत यानी कि फ्रेंड जिसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है, जैसे य र ल व, ईसत मतलब ईसत स्पर्श द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। तो यही आपसे विषय पूछा गया है। नेक्स्ट है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। फ्रेंड्स, माहेश्वर सूत्र का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको संस्कृत का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाकर अभी वीडियो को देखिएगा, उसमें सब कुछ आप सभी को प्रोवाइड किया गया है, संधि, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो सिंपली फ्रेंड जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो है ज, ब, ग, ड, द है, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रत्याहार के सभी स्वर होते हैं। तो अच प्रत्याहार के सभी जो है स्वर होते हैं। अच मतलब क्या होता है, हमने जाना है अच और हल, ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो किस प्रत्याहार के सभी स्वर होते हैं, तो अच प्रत्याहार के जो है सभी स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेची किसका सूत्र है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जब संधि का जो चैप्टर है थ्योरी डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि संधि का सूत्र जो होता है वो आपका वृद्धि रेची होता है ना। अब संधि किसको कहते हैं हम थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स डिफाइन करते चलेंगे, ताकि अगर आपने थ्योरी नहीं भी देखा होगा तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे। और जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा और पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। फ्रेंड्स संधि हम किसे कहते हैं, तो संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, ठीक है, सम प्लस धी, और जिसका अर्थ होता है मिलना, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो भी परिवर्तन लाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं, है ना। संधि प्रकार मतलब संधि का अगर भेद पूछ दे तो हम कहेंगे 3 प्रकार का होता है। आपके संस्कृत में संधि 3 प्रकार का दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर मतलब तीसरा आपका विसर्ग संधि, ठीक है, अच और हल और आपका विसर्ग, ठीक है। संधि का अर्थ है मिलना, बिल्कुल मनीषा यादव आपने यहाँ राइट बोला है।
और विनीता यादव कह रही हैं कि मैम क्लास से पहले, चलिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जो भी प्रशिक्षु वीडियो बाद में देखते हैं ना, तो उनका ये शिकायत रहता है कि मैम आप नाम लेती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो नाम नहीं लिया जाएगा आप सभी का, है ना। व्यंजन संधि कब होती है फ्रेंड्स? व्यंजन संधि कब होती है? प्रश्न नंबर 7 तो देखिए, व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर क्या होता है? तो व्यंजन संधि हो जाता है ना। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बस आप समझ लीजिए। अगर पूछ दे स्वर संधि, स्वर संधि किसके कहते हैं? तो फ्रेंड्स, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो हमारा बनता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए समास किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देख सकते हैं समास किसे कहते हैं। हालांकि हम लोगों ने जब बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करा फ्रेंड्स, आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा होगा, या फिर अगर आप अभी ये देख रहे होंगे तो। ठीक है, समास किसे कहते हैं? तो समास फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उसके आकार में जो है क्या हो, कमी आ जाए तथा उसका अर्थ भी पूरा का पूरा निकल जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं समास। जैसे माता पिता, माता पिता को हम बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं पितरौ। पितरौ का अर्थ क्या हो जाएगा? माता और पिता, है ना। तो यही कह रहा है कि दो या फिर दो से अधिक पदों को इस प्रकार हम आपस में जोड़ें, जिसका जो अगर एक वाक्य है तो हम ऐसे जोड़ें कि जो वो शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, है ना, और उसका अर्थ भी पूरा का पूरा निकल जाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही होगा, बहुब्रीहि समास में लगभग बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल जाता है ना। तो ये आपका समास का जो है डिफाइन किया गया है। अब आप सभी से पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं? तो भैया हम सिंपल यहाँ कहेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। अच्छा, यहाँ पूछे कि कौन कौन से होते हैं, तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 भेद होते हैं संस्कृत में। अगर यही पूछ दे संस्कृत, मतलब ये तो सिंपल पूछ दिया ना कि समास के कितने भेद होते हैं या कि सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल 6 करेंगे। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो आप यहाँ 6 की जगह 4 करिएगा। ठीक है, 6 की जगह 4 करिएगा अगर मुख्य पूछे तो, अदरवाइज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होगा। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 10, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? प्रतिदिनम में कौन सा समास है फ्रेंड्स? हम लोगों ने क्या जाना था? अव्ययी भाव का जो ट्रिक है ना, वो है कि कभी भी मतलब आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग होगा वो उपसर्ग से स्टार्टिंग होगा। उपसर्ग हमारा कब लगता है? तो पहले लगता है तो प्रति। प्रति क्या है हमारा? तो प्रति हमारा उपसर्ग है ना। यहाँ पूजा चौधरी बहुत ही अच्छे से डिफाइन की हैं, गीता यादव, शिवम। चलिए देख सकते हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं प्रति जो है हमारा उपसर्ग हो गया प्लस दिनम, तो ये हमारा सिंपल आप कह सकते हैं ये हमारा अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी आप सभी को मिल जाएंगे। बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, श्लोकांश दिया गया है जिसमें आप सभी को अर्थ बताना है। प्रारब्ध मुंतमज्जमा न परिजन्ति, इस श्लोक का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, इस श्लोक का यही अर्थ होता है कि उत्तम श्रेणी के पुरुष, देखिए सिंपल आप अपनी भाषा में कहिए, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसमें मतलब टल गए हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, और उस बीच कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत आए, तो आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे। आप कहेंगे कि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये जो डायलॉग है, तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, है ना। यानी कि उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य प्रारंभ होने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, और PDF भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी की ये भी शिकायतें आ रही हैं कि PDF में जो है आप मतलब अच्छे से थोड़ा जो भी पॉइंट टू पॉइंट है उसे भी मेंशन कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए वीडियो देखना पड़ता है ना। तो चलिए, युष्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुविकल्पीय में युष्मत के बारे में जाना भी था, अहम, है ना, हम। तो युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति पूछा है तो त्वम, युवाम, युवम, ठीक है। इसकी प्रथमा विभक्ति पूछा है तो सिंपली आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर आप सभी का अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप सभी से पूछेगा बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है और पूछा गया बलि याचते वसुधाम में बलि का क्रम संज्ञा का विधायक सूत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ विधायक सूत्र के बारे में आप सभी से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 13 कि विधायक सूत्र आप सभी को लिखना है। तो आपको सूत्र संस्कृत में ही लिखना होगा, ठीक है। कतुरी मतलब कतुरी तप्तम कर्म। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो धरती पर बल मतलब पूजनीय है, धरती पर क्या है, बल पूजनीय है। और जिस प्रकार चींटी अपने कार्यों में जो है बल के द्वारा कार्य करती है और उस बल की जो संज्ञा दी गई है वो कर्म से दी गई है। तो इस सूत्र का यही अर्थ होता है, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और 2018 का पूछा गया प्रश्न, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका अनुवाद से रिलेटेड है। देखिए मैंने कहा है आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में आपका संस्कृत अनुवाद हो गया, धातु अगर आप सभी को समझ में नहीं आता है तो वो हो गया, और जो आपका गिनती होता है वो, और समास आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा सब एक साथ, ठीक है। श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कीजिए तो श्याम का श्याम हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमान रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लड़का का क्या हो जाता है, एक लड़का है तो बालका हो जाएगा, और है का अस्थि हो जाएगा। बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि श्याम बुद्धिमान बालका अस्थि, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, वर्ग पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। बीटीसी 2018 अगर आपने सबसे पहले थ्योरी में आप सभी को माहेश्वर सूत्र प्लस प्रत्याहारी प्रोवाइड किया गया है, आप जाकर अभी वॉच करिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को और कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए वर्ग के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आता है, यानी कि जो वर्ग का पंचम वर्ण है ना वो माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक में है, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया था पितृ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए, तो हम सिंपल कह सकते हैं पितृ यानी कि माताश्च पिताश्च, ये आपका द्वंद्व समास है ना, ये आपका द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न पक्का आप सभी से पूछेंगे, वो चाहे आपका बहुविकल्पीय हो या फिर अति लघु उत्तरीय हो या फिर लघु उत्तरीय हो। य र ल व को किस नाम से पुकारते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से जान रखा है कि जो हमारा य र ल व है उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आप सभी के, तो आप सिंपल कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें आपका स्पर्श व्यंजन आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, उसमें या फिर संघर्षी व्यंजन, सब कुछ इसमें ही तो आपके आते हैं। तो सिंपल आप कहेंगे कि आपका य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है तालु में किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तालु में फ्रेंड्स किन किन वर्णों का उच्चारण होता है आप सभी से पूछा जा रहा है। तो सिंपल आप तालु के बारे में बात करें, हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है। आपका ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा, चौ आ जाएगा, छ आ जाएगा, जो आ जाएगा, झो आ जाएगा, इया आ जाएगा और यो आ जाएगा, और ये आपका बड़ा स, ठीक है। अब इसमें भी आप सभी को ध्यान रखना है, और जो मतलब आपका ई क्या है, ई आपका स्वर है, ई क्या है, स्वर है। अगर पूछे कठोर वर्ड कौन से हैं तो आप कहेंगे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, प, फ, यानी कि ये दोनों अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके कठोर हो जाएंगे। मृदु पूछ दे तो मृदु च मतलब आपका झ और ज हो जाएगा, ग घ हो जाएगा, हम लोगों ने पहले जान रखा है। अनुनासिक में आपका या आ जाएगा, अंग या र न म, ठीक है, ये सब आपके अनुनासिक में आते हैं। अंतस्थ में आपका य र ल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था,
ठीक है। और ये आपका जो 100 है बड़ा वाला, ये आपका उसमें में आ जाता है। तो उसमें में भी हम इसको काउंट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पूजा चौधरी, रूबी वर्मा बहुत ही अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रही है, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। चौवर के यस बिल्कुल। तो ये जब ऐसे वर्ड आए ना तो आप रिलेट करके जब पढ़ते हैं ना तो हमेशा आप सभी को याद हो जाएगा, हमेशा, ठीक है। अगर यही पूछता कंठ में तो आप कहते अ, ठीक है, आपका अ जो कि स्वर हो जाता, क ख, मतलब आप कह सकते हैं जब वर्डों की, जब हमारे 5 वर्ड हैं, ठीक है, 5 वर्ड जब वर्डों की स्टार्टिंग हो रही है उसके 2 पहले वर्ड जो हैं वो हमारे कठोर वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद के जो आपके तीसरे स्थान और चौथे स्थान वाले जो हैं वो आपके मृदु हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हम लोग कंठ यहाँ पूछ दे तो आप सिंपली कहेंगे अ, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। विसर्ग भी आपका आ जाता है, ह भी आ जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप सभी का त और थ का उच्चारण स्थान क्या है। त और थ का उच्चारण स्थान क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, बिल्कुल भी आप सभी को यहाँ कंजूसी नहीं दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम कह सकते हैं जीवित है ना। चलिए, तो त और थ का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। हम लोगों ने सबसे पहले ही अभी डिस्कस किया है ना। तो त और आपका थ नहीं, देख सकते हैं यहाँ गलत दिया है फ्रेंड्स, यहाँ आपका गलत दिया है, आपके सीरीज में याद रखिएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, कंठ में तो आपका अ, ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, ह आ जाता है। यहाँ तो और थ का उच्चारण जो होता है वो दंत होता है। दंत में आपका री भी आता है, दंत में जो है आपका री भी आता है, तो थ, दो ध, ठीक है, दो ध भी आता है, और न, ल, स, ये सभी आते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो सीरीज में आप देखेंगे तो आपको गलत मिल जाएंगे, तो आप सभी बिल्कुल भी इन सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है स का उच्चारण स्थान क्या है। तो सिंपल हम कहेंगे फ्रेंड्स, स का जो उच्चारण स्थान होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया, आपका दंत हो जाएगा, ठीक है। दंत में आपका री, तो, थ, ध, द, न, ल, स, ठीक है। स जो कि आपका एक तरह से ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो किया तभी जान लिया था संधि किसे कहते हैं। तो 2 वर्णों के अत्यंत पास आने से और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें देख सकते हैं रमा प्लस ईसह, रमेशा, है ना, संधि किसे कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 शब्दों से मिलने पर जब अंतिम ध्वनि तथा दूसरी ध्वनि, पहली ध्वनि आपस में मिलकर जब कोई नया वर्ड यानी परिवर्तन करता है तब हम उसे संधि कहते हैं। या फिर 2 वर्डों के अत्यंत पास आने में उसमें जो भी परिवर्तन होता है हम उसे संधि कहते हैं। रमा प्लस ईसा, रमेशा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहला आपका स्वर संधि, जो कि 2 स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, और उसके 6 प्रकार होते हैं, है ना। आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, विसर्ग संधि, ये तीनों प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए पूछ भी दिया कि स्वर संधि, भैया आपने ये जान लिया, तो अब आप ये बता दीजिए कि स्वर संधि कहते किसको हैं। तो आप सिंपल कहेंगे जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि यानी कि प्रारंभिक से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपका रथ प्लस आरूढ़ यानी कि रथारूढ़, ठीक है। तो आप इन सबको जो है बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन देखने को मिलता है हम उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन तथा दूसरे स्वर के प्रारंभिक जो आपका स्वर या फिर व्यंजन से मिलता है, देखिए स्वर या फिर व्यंजन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु क्या करते हैं व्यंजन में ओनली व्यंजन को लगाते हैं, तो आपका यहाँ गलत हो जाएगा।
जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन तथा दूसरे स्वर के प्रारंभिक में वो चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन से मिलता है तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वहाँ हमारा व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, वहाँ हमारा व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईशा देख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, वागीशा, सत प्लस शीता, सचित। तो आपका स्वर और व्यंजन दोनों जब मतलब कोई भी हो जब मिलता है तो आप सिंपल कहेंगे ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अच्छा चलिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स विसर्ग संधि जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका विसर्ग हुआ है ना। दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या फिर व्यंजन से मिलता है तो उस विसर्ग संधि को हम क्या कहते हैं, मतलब तब वहाँ विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं छात्र प्लस तीर्थस्थी, है ना। तो आप सिंपल इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने फ्रेंड्स अगर थ्योरी में डिस्कस करें तो अभी तक संधि तक ही, मतलब आपके स्वर संधि तक ही डिस्कस करा है, व्यंजन संधि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है। तो अगर आपको यहाँ कोई डाउट भी हो रहा होगा तो बिल्कुल भी आप सभी ये नहीं कि मतलब हमें तो आता है फिर मतलब हम समझ में नहीं आ रहा है हम इसको छोड़ दें, तो आप सभी को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसका सूत्र है? देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोगों ने कई बार डिस्कस करा है इस प्रश्न को। तो एचो आवाह किसका सूत्र है? तो आप सभी का यहाँ बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है अयादि संधि का। और अयादि संधि का हम लोगों ने ट्रिक क्या जाना था फ्रेंड्स? ट्रिक क्या जाना था कि ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होता है। अगर संधि हमसे पूछ दे तो हम कहेंगे कि अयादि संधि का जो ट्रिक होता है ऊपर इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मात्रा ऊपर नहीं हो, भले साइड में हो। जैसे नैनम, पावकः, है ना, नावकः, तो ये सब क्या है? ये सब आपके अयादि संधि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, बालक, मात्रम, पणमति रेखांकित शब्द के कारक एवं विभक्ति बताइए। फ्रेंड्स कारक और विभक्ति पूछा है आप सभी से, यहाँ मात्रम का। ठीक है, तो मात्रम में कर्म कारक है, ठीक है, और ये द्वितीय विभक्ति का। ये जब आप धातु पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे, तब जाके आप सभी को ये विभक्ति समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 28, नदीषु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो नदीसी का पूछा गया है, इस यहाँ आप सभी को इस पर रेखांकित दिया गया है। तो ये आपका अधिकरण कारक है। ठीक है, कारक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद से ये आपका कौन सा विभक्ति है? तो अधिकरण कारक जब आएगा तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आपका ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो आई होप कि आप सभी को याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से संबंध का के रा रे री संबंध अधिकरण से जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, संबोधन, तो आप सिंपली कहेंगे ये आपका 7वां विभक्ति है, लगभग 8 होता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 29, गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु को नमस्कार अगर आए आप सभी के परीक्षा में, गुरु को नमस्कार या फिर सूर्य को नमस्कार, तो उसका संस्कृत अनुवाद होगा गुरुवे नमः। रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो गुरुवे जो है संप्रदान कारक है ना, संप्रदान कारक है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को, यानी कि चौथे नंबर पे आ रहा है तो आप सिंपली कहेंगे ये आपकी चतुर्थ विभक्ति है। ठीक है, यह आपकी चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 है, और देख सकते हैं ऐसे प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे इसलिए इतना दिया जा रहा है। बलि याचते वसुधाम, बलि को रेखांकित कर दिया गया है, पूछा गया है रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलि याचते वसुधाम, सिंपली आप कहेंगे जो बलि है ये आपका कर्म है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि सेकेंड फॉर्म, यानी कि द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्ता ने कर्म को सेकेंड नंबर पे आ रहा है तो ये आपका द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण लिखिए।
BTC 2017 का सेकेंड पेपर का ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण बोला गया है। तो अनुस्वार का जो है आप उदाहरण देख सकते हैं, धर्म प्लस आपका चर यानी कि इक्वल करेंगे तो धर्मचर, और दिक् प्लस नाथ आपका दिक्नाथ, ये आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप सभी जब मतलब जो भी हमारा वर्ड है अगर आप पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ आप सभी को संधि विच्छेद करने को बोला गया है। संधि विच्छेद करने को बोला गया है, देख सकते हैं वाड्मयम् शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का भी नाम लिखना है। आप सभी जो है संधि का नाम बताइएगा, कौन सा संधि होगा। तो सिंपल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स वाक प्लस मयम, है ना, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाक प्लस मयम, वाक्यम वाद्यम, है ना। तो ये कौन सा संधि है फ्रेंड्स, संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि आपका आ रहा है, विसर्ग संधि भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, देखते हैं आप क्या क्या आंसर देते हैं। तब तक नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परोपकारः शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में फ्रेंड्स पर प्लस उपकारः, ठीक है, पर प्लस उपकारः, ठीक है। उपकारः क्या है, ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। सर के ऊपर से क्यों जा रहा है, ऊपर से तो नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कहा है, क्योंकि देखिए दिक्कतें हमें भी पता है आप सभी को कहाँ आ रही होंगी, जो भी आपके ये अनुवाद हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि समास विग्रह या फिर समास में कोई दिक्कत होनी चाहिए आप सभी को, है ना। तो बिल्कुल परोपकार में जो है आपके तत्पुरुष समास है और इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपका पर प्लस उपकारः यानी कि परोपकारः हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पूछा गया है मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। BTC 2017 का ये पूछा गया प्रश्न है। तो मातृ शब्द का रूप सिंपली आप सभी षष्ठी विभक्ति का पूछा गया तो षष्ठी लिखिएगा। मातु मात्रा मातृडार, है ना, जो है इसका ये आपका क्या हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप सभी से प्रश्न कुछ पूछेंगे जो कि कहीं ना कहीं जब आप पढ़े रहेंगे तभी फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को सोल्व आउट कर सकेंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 35। श्रु यानी कि सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो लट लकार, लकार मतलब इसको हम कौन सा है फ्रेंड्स, लट लकार आपका वर्तमान है, भूतकाल है या फिर भविष्यकाल है, आप बताइए। बिल्कुल ज्योति सिंह, आपको जो है जो भी संस्कृत के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सभी को हम कोशिश करेंगे कल या फिर परसों एक मास्टर क्लास जो है प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। तो श्रेया सिंह कह रही हैं कि वर्तमान है, बहुत बढ़िया। अब यही जब आप यहाँ ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल श्रु यानी कि सुनना का आप लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष पूछा गया है तो सिंपली शृणति, शुणुतः और शृण्वन्ति जो है इसका ये आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। और BTC 2017 थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है, वही बात है, जब तक आप याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। BTC 2018 का पूछा गया प्रश्न है पठ धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। पठ धातु यानी लट लकार आप सभी से पूछा गया है और कहा गया है कि सभी आपको, तो देखिए फ्रेंड्स आपका एक वचन यानी कि पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये आपकी ये तीनों वचन हो गए। और हम लोगों ने जब 5-6 में थे ना तभी जो भी टीचर्स थे हमारे वो रटवा रहे थे इसको, है ना। तो आई होप कि ये सभी के जुबान पर होगा, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहले भी जब डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने बहुविकल्पीय तो ये डिस्कस करा था, है ना। चलिए प्रश्न नंबर आप सभी का देखिए, इसमें आप सभी का पठ धातु, पढ़ना, लट लकार,
उसके बाद से आपका लिट लकार आ जाएगा। लिट लकार में हम इसको कैसे, अब लिट लकार को आपको सिंपली समझना होगा, वो हमारा वर्तमान काल था। तो आपका लिट लकार क्या होगा फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया है। संस्कृत की क्लास में आप सभी एनसीएफ पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? श्रेया सिंह कह रहे हैं कि भविष्य रूबी वर्मा, बहुत बढ़िया। जब आप ये समझ जाएंगे जो हमारा लट लकार था वो वर्तमान 6 कारक होते हैं, लिट लकार आपका भविष्य काल, तो भविष्य काल की तरह हम इसे पढ़ेंगे, जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, अब देखिए आपका यहाँ सेम है पठती था, तो यहाँ स्यति लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, स्यति लग रहा है, बस स्यति लग रहा है। और जो अगर आप एक याद कर लेते हैं तो सब हो जाएगा। आप कहाँ देख सकते हैं कहाँ विसर्ग लगा है, तो सिंपली स्यति के आगे आपको वही लगा देना है। कहाँ न लगा है ना, तो देखिए पठंती लगा है तो स्यंती में हम स्यंती लगा देंगे। तो सिंपल हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः, ये आपका लिट लकार हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट आपका लंग लकार आ जाता है। अब लंग लकार का फ्रेंड्स कारक अगर आप पूछेंगे कौन सा है ना, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप सिंपल कहेंगे कि ये आपका भूतकाल है। तो जब भूतकाल है तो हम इसको भूतकाल की ही तरह पढ़ेंगे। अपठत, अपठताम, अपठतन, अपठता, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा, अपठामा, है ना, क्योंकि ये हमारा भूतकाल है, बीत चुका है, और ये हमारा भविष्य काल था जो कि आने वाला था। तो हम जब इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लोट लकार फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना था क्या, कि जो भी आज्ञा से रिलेटेड वर्ड होते हैं, है ना, तो आप सिंपल कह सकते हैं, जैसे पठती, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है। रूबी वर्मा कह रहे हैं कि आज्ञार्थक, बिल्कुल राइट, है ना। तो ये आपके लोट लकार हो जाएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा मेहनत करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा विधिलिंग। विधिलिंग का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस करा था। अब देखिए विधिलिंग, इसमें आप कैसे पढ़ेंगे, चाहिए के अर्थ, है ना, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, पठेत, पठताम, पठेऊ, पठेह, पठतम, पठेत, पठेयम, पठेवा, पठेमा, है ना, बिल्कुल चाहिए विधिलिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 37। ध्रुव मापे पदनाम सूत्र किससे संबंधित है। तो जब आप कारक पढ़ेंगे, जो हमारे कारक होते हैं 8 कारक, है ना, तो आप सिंपल जब आप पढ़ेंगे तो सिंपली कहेंगे कि आपके अपादान कारक से हैं, ठीक है, अपादान से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका अधिकरण कारक का सूत्र लिखिए, तो आधारोधिकरण, ठीक है, आधारोधिकरण जो है आपका ये सूत्र है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है, ये सब जो है आप सभी का इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अब यहीं पूछे करण कारक का सूत्र लिखिए, तो साधकम करणम, ठीक है, साधकम करणम, ये जो है आपका कारक सूत्र का मतलब कारक का जो है सूत्र हो जाएगा। कर्ता कारक का सूत्र क्या होता है, तो कर्ता स्वतंत्र होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, तो आप सिंपली कहेंगे स्वतंत्र कर्ता। हम लोग क्या है, हम सभी क्या है फ्रेंड्स, तो कर्ता ही हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, आधार कारक किसे कहते हैं और मतलब किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा आधार कारक है वो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में हम रखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके यहाँ डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने जो हमारे कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, है ना, तो यहाँ आपका जो अधिकरण है उसको ही हम आधार कारक भी कहते हैं, अधिकरण से, ठीक है, संबोधन, हे, हा, हाय, है ना। चलिए असमद शब्द का षष्ठी द्विवचन आप सभी को यहाँ लिखना है। असमद वाले प्रश्न हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रिक आप सभी को बताया जाएगा जब थ्योरी कराई जाएगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। असमद शब्द का षष्ठी द्विवचन, तो असमद यानी कि मैं, अवयव, ठीक है, ये आपका षष्ठी द्विवचन हो जाएगा।
उसके बाद से वारि शब्द का पंचमी एक वचन बताइए, तो वारिणः जो है आपका ये पंचमी एक वचन हो जाएगा। राजा शब्द का द्वितीय एक वचन, तो राजनाम हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ सब आप सभी के धातु से रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ग्रामम अभिहिता तडागा संति, रेखांकित शब्द का विभक्ति बताइए। ग्रामम का आप सभी को बताना है, तो ग्रामम यानी कि आप सिंपली कहेंगे ग्रामम कर्म कारक है और ये आपका द्वितीय विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति है, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मोहन कंदुकेन क्रीडंती, रेखांकित शब्द में कारक है। क्रीडंती मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्रीडंती मतलब क्या होता है? मोहन कंदुकेन क्रीडंती। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि क्रीडंती मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब आप ये सब कुछ जानेंगे तो बहुत ही ईजिली आप अनुवाद भी कर सकेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पंकज रूबी मोहन गेंद से खेलता है, पूजा, दीपिका, अनीता, आप सभी का यहाँ बहुत बढ़िया आंसर है। आप सभी ने इसको हिंदी अनुवाद भी कर दिया। सुमन, रमेश रावत, बहुत बढ़िया है ना। तो कंदुकेन मतलब आपका देख सकते हैं गेंद हो जाएगा। मोहन, मोहन यह हमारा कर्ता है ना। तो कंदुकेन क्रीडंती, तो सिंपल आप कहेंगे कि मोहन गेंद से खेलता है, ठीक है। तो इसमें हमें कंदुकेन ओनली पूछा गया है, तो कंदुकेन आपका क्या है? करण कारक है और कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपके तृतीय विभक्ति में आएगा, ठीक है। तृतीय विभक्ति में आप सभी का ये आने वाला है। अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी से एक प्रश्न है, देवालय में कौन सा संधि है? देवालय में कौन सा संधि है? दीर्घ, यड़, गुण या फिर वृद्धि? और देखिए अब जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है ना, वो आपके ज़्यादातर क्या है, जो भी हमारा धातु है, समास है, उससे रिलेटेड है। बाकी और अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपके संस्कृत में कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे और ज़्यादातर इस पर जो धातु रूप है, जो आपके कारक हैं, जो भी ठीक है, इस पर ही फोकस करा गया है। बाकी माहेश्वर सूत्र अगर आप एक बारी पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि पूछा जाता है माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है, इसकी कितनी संख्या है, तो हम सभी को पता है माहेश्वर सूत्र के जनक पाणिनि को कहा जाता है और इसकी 14 है, यानी कि से मतलब जो हमारे शिव शंकर है उनके डमरुओं से ये जो आपके माहेश्वर सूत्र है वो निकले हुए थे, ठीक है। अगर पूछे कि व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं, तो महर्षि पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहार है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अ, ई, उ, री, ठीक है, ये आपके 5 वर्ड आते हैं, री भी आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि आप सभी के लिए